कि महिला नेतृत्व, महिला सशक्तिकरण, आज आप देखिए मध्य प्रदेश में ये वो प्रदेश है जहाँ पर बेटियां वंदे भारत चला रही हैं, राफेल उड़ा रही हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है, वो जजेस हैं वहाँ पर। महिला जब अपने परिवार का पालन पोषण करती है तो वो अपने आप को बिल्कुल आखिर में रख देती है जी। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो त्याग और समर्पण की उस परिभाषा में मुझे लगता है अपने आप को निग्लेक्ट करती हैं, भूल जाती हैं। सो इस एनीमिया मुक्त जो मुक्ति का प्रोग्राम चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, कुछ बहुत प्रामाणिक कार्य हो रहे हैं। कुछ ऐसे बेटियां थी जिन्होंने ये सोचा था कि वो HIV मेडिकेशन छोड़ देंगी, हम नहीं आ सकते, हमारे सास ससुर को पता चल जाए तो। जी। आज भी अब इतने लोग एजुकेटेड हो गए हैं, फिर भी क्या HIV को इतना ज़्यादा बड़ा माना जाता है कि अब अभी भी उसको लोग नॉर्मली नहीं ले पाते हैं अगर पता चलता है तो? इट डिपेंड्स, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। माता पिता को अपने बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, बेटों के साथ जी बैठकर संवाद करने की समय देने की आवश्यकता है और बचपन से करने की आवश्यकता है। ये कोई त्वरित होने वाला परिणाम नहीं है। एकल आरोग्य अभियान जो चल रहा है, जहां हम ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, हमारा केंद्र बिंदु कार्य का वहाँ महिला रहती है। NGOs है, लखपति दीदी है, ड्रोन दीदी है, मैं किस का नाम लूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका रियल टॉक्स विद रीता, प्रेजेंटेड बाय जन जन जागरण। आज हमारे साथ बहुत ही अनुभवी, हर मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय रखने वाली एक डॉक्टर, वकील, भारतीय जनता पार्टी की राज्य प्रवक्ता डॉक्टर वानी आलूवालिया हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर वानी आलूवालिया जी का। नमस्कार मैम। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय हमें दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कहाँ से आपने पूरी की है? रीता जी, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, भोपाल नगरी में इतना अच्छा एक पॉडकास्ट में मुझे आपने शामिल किया, उसके लिए आभार। धन्यवाद। मैं मूलतः बॉम्बे की पढ़ी हुई हूँ। मेरा जन्म तो चंडीगढ़ में हुआ, पर मेरे पिता IITian थे बॉम्बे में, इसलिए मेरी जो पढ़ाई थी, स्कूल की पढ़ाई एंड मिडिल स्कूल, हाई स्कूल तक मैं बॉम्बे में थी, क्लास 12 तक। और उसके बाद मैं अमरावती में पढ़ी हूँ। तो मूलतः मेरी पढ़ाई जो बेसिक फाउंडेशन है वो महाराष्ट्र में हुआ है। ओके। तो आपने जो बेसिक अपनी एजुकेशन की है वो महाराष्ट्र से की है, और उसके बाद का कॉलेज आपका? मैं आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर मैं कुछ वर्ष नानावती हॉस्पिटल में काम की हूँ। डॉक्टर दीपक व्यास और डॉक्टर कोटेचा जैसे बहुत बड़ी और महान अनुभवी हस्तियों के साथ। उसके बाद विवाह के बाद मैं जबलपुर आ गई। जबलपुर में मेरे सास और ससुर के खुद का हॉस्पिटल था, तो मैं वहाँ उनके साथ, मेरी सास के साथ काम करती थी, स्वर्गीय डॉक्टर JK आलूवालिया एंड लेट डॉक्टर RDS आलूवालिया। बहुत ही बढ़िया मैम। लेकिन ये बहुत कम देखा गया है कि कोई डॉक्टरी पढ़ने के बाद, मेडिकल करने के बाद लॉ भी करे। बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, तो ये मैं जानना चाहूँगी कि आपने ये क्यों सोचा करने का? एक्चुअली लॉ तो बहुत बाद में किया। मैंने पहले PGD MCH की, फिर मुझे लगा कि कुछ काउंसलिंग आनी चाहिए जी। तो मैंने फैमिली एजुकेशन और डी एडिक्शन के ऊपर कुछ काउंसलिंग के कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस किए। उसके बाद अनुभव यह आया कि ह्यूमन राइट्स की जानकारी होनी चाहिए, तो मैंने पहले इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की और उसके बाद मुझे लॉ करने की रुचि हुई, सो मैंने LLB भी किया। बहुत ही बढ़िया। तो पहले आप डॉक्टर बनी, फिर आपने लॉ किया और फिर आपने राजनीति ज्वाइन किया, आप राजनीति में आई। तो वो भी मैं अनुभव जानना चाहूँगी कि आपने कैसे डिसीजन लिया कि अब मुझे राजनीति भी करनी है या मुझे यहाँ भी जाना चाहिए? मैं मूलतः एकल अभियान जो चलता है देश में, मैं उसकी कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। और वहाँ से जो मेरा जीवन शुरू हुआ था, एक परिवर्तन था जी। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय टोली में मैं प्रन्यासी थी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से।
बहुत बढ़िया। और सेवा कार्य है। कोविड में बहुत सारे कार्य थे जो संभव नहीं थे, जो मुझे लगता है मुझे एक अनुभव मिला काम करने का था। और उसके बाद जो दिशा निर्देश मिली मुझे मेरे वरिष्ठों से, सो मैं इधर आ गई। बहुत ही अच्छा। तो आप संघ से भी जुड़ी हुई थी, आप विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़ी हुई थी, फिर आप भारतीय जनता पार्टी में आई। तो आपको क्या प्रमुख अंतर लगता है इन सब की सोच में? इस भारत को विकसित करने का है, सबका मूल उद्देश्य सबको समानता देने का है, सबका मूल उद्देश्य मातृशक्ति को सशक्त करने का है। तो हम सब एक ही दिशा में तो काम कर रहे हैं। तो राजनीति में आने के बाद कुछ ऐसा अनुभव जो आपके लिए यादगार रहा हो? ऐसे तो बहुत सारे अनुभव होते हैं, पर राजनीति में आने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है जी। और इस परिवार के सदस्य होने के नाते ये अनुभव भी हुआ और ये एहसास भी हुआ कि इतने बड़े परिवार के एक छोटे से सदस्य होने के नाते इस परिवार का अटूट रिश्ता, इसमें जो एक सामान्यता है, सहजता है, उसको प्राप्त करके मुझे लगता है मैं बहुत अभिभूत हूँ। बहुत ही बढ़िया है। आप अनीमिया मुक्त अभियान जो चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, आप उससे भी जुड़ी हुई हैं, तो उसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। देखिए रीता जी, हमारे देश में महिलाएं, आप जानती हैं, एक घर का जो वातावरण रहता है जी। मेरा ये मानना है कि महिलाएं उस परिवार के, उस घर की ऊर्जा की केंद्र है। बिल्कुल। पर महिला जब अपने परिवार का पालन पोषण करती है तो वो अपने आप को बिल्कुल आखिर में रख देती है जी। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो त्याग और समर्पण की उस परिभाषा में मुझे लगता है अपने आप को निग्लेक्ट करती हैं, भूल जाती हैं। सो इस एनीमिया मुक्त जो मुक्ति का प्रोग्राम चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, कुछ बहुत प्रमाणिक कार्य हो रहे हैं जहां फॉलिक एसिड एंड आयरन सप्लीमेंटेशन हो रहा है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या फिर जो दूसरे प्रकार की एनीमियाज हैं, हो सकता है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज हो, सिकल सेल हो या थैलेसीमिया हो, आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस और फिर थेरेपेटिक जो भी हमको वर्कअप्स करने हैं, हम उसमें अग्रसर हैं। और मुझे बोलते हुए ये बहुत प्रसन्नता हो रही है कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सुनिश्चित भी करती है और इसका आभास भी है उसे कि महिलाओं को सशक्त करने का एक माध्यम ये भी है कि हम उन्हें अपने खुद के स्वास्थ्य से जागरूक करें, जो हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मैंने कहीं पढ़ा था कि आप जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी काउंसलिंग, जो जेनेटिक काउंसलिंग होती है, वो भी आप करती हैं, तो उसके विषय में भी हम जानना चाहेंगे। जेनेटिक काउंसलिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि महिलाओं के बीच में अन्य प्रकार की बीमारियां रहती हैं। अब सिकल सेल है या थैलेसीमिया है, तो उसका विवाह किससे हुआ, उसके आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार की जेनेटिक सैम्पलिंग का सामना करना पड़ सकता है, उसके क्या परिणाम होते हैं, ये बहुत विस्तृत विषय है। इसके साथ में एक विषय और भी जुड़ा हुआ है। आज के परिदृश्य में बहुत सारी महिलाओं को HIV से भी संक्रमित है, तो उनके बच्चों के लिए भी, वो गर्भवती हैं, क्या प्रिकॉशंस लेना है, दवाई कैसे खानी है, टेस्टिंग कब करनी है, क्यों दवाई की मात्रा एक नियमित रूप से, एक मुझे लगता है एक सिस्टमैटिक तरीके से लेने की आवश्यकता है। ये बहुत सारे विषय हैं जिसके लिए महिलाओं को कन्विंस करना, उनको विश्वास दिलाना कि इससे उनको लाभ होगा, अंधविश्वास की बेड़ियां तोड़ना। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि अशिक्षा इसमें कहीं ना कहीं बाधा आती है? हाँ, लेकिन आज के दौर में मुझे ये भी बोलते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारी महिलाएं जो गांव में हैं, वो 10 साल में बहुत अंतर आ गया है। बिल्कुल। आज बहुत समझदार भी है, सहनशील भी है, पर उसके साथ में जिम्मेदार भी है। जी। तो हमें भी जो डिलीवरी देते हैं, हम जो हमको प्रोग्राम्स की डिलीवरी करनी है, उसमें हमें भी सहायता होती है। और फिर आंगनवाड़ी केंद्र हैं, हमारे जो आशा वर्कर्स हैं,
ये बहनें भी बहुत मदद करती हैं ग्राउंड लेवल पे। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि अब जो महिलाएं हैं पहले की महिलाओं के कंपैरिजन में ज़्यादा शिक्षित भी हो रही हैं, हाँ, शिक्षा को भी शिक्षित भी हो बढ़ावा रही मिल रहा हैं, है, समझदार भी हो रही हैं, जिम्मेदार भी हो रही हैं। वो मतलब इस चीज़ को और एनकरेज करती हैं कि अब हमारे बच्चे या बच्चियां स्कूल जाएं और बिल्कुल शिक्षा बिल्कुल ग्रहण करें। बिल्कुल, अवेयरनेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और भविष्य के लिए चिंता है। बिल्कुल सही बात है। क्या सबसे बड़ा अंतर लगता है आपको जो शहरी महिलाएं होती हैं और जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनमें? अम, अपने परिदृश्य में तो दोनों अपने लिए बिल्कुल परिपाक हैं, बिल्कुल ठीक जी। है। मुझे ऐसे लगता है कि थोड़े से गांव के वातावरण में महिलाएं आई वुड से थोड़ी गार्डेड होती हैं, क्योंकि गांव की जो परिस्थिति है, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ आत्मीयता ज़्यादा है। हाँ, एक घर बिल्कुल सही दूसरे बात घर है। के बीच में अंतर नहीं है। जी। हो सकता है जमीनी फासलों का अंतर हो, पर जो दिल की दूरियां हैं वहाँ इतनी नहीं होती। तो इस नाते वहाँ पर महिलाएं थोड़ी सी गार्डेड ज़्यादा होती हैं। कोई ऐसा किस्सा कभी आप काउंसलिंग के लिए गई हो और आपके दिल को बिल्कुल छू गया हो और आपको बहुत अच्छा लगा हो उनकी ऐसे सहायता करके? हाँ, बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं। कई बार घर में जो परिस्थितियाँ होती हैं उनके कारण आ नहीं सकती हैं, और कुछ लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि छुआछूत हो गया जी। या फिर बदनामी का डर हो गया। जी। तो कुछ ऐसे बेटियां थी जिन्होंने ये सोचा था कि वो HIV मेडिकेशन छोड़ देंगी, ओह। हम नहीं आ सकते, हमारे सास ससुर को पता चल जाए तो, जी। जी। मतलब हस्बैंड और हमने तो शादी वो समझ के की है, पर पता चल जाए तो दिक्कत होती है। तो उनके लिए फिर मैं व्यवस्था करती हूँ कि आपके घर के निकट में जहाँ ICTC है वहाँ पर कुछ लिंक सेंटर में व्यवस्था कर देंगे, आपको हम दवाई उपलब्ध करा देंगे, बट छोड़ना नहीं है, सुरक्षित रहना है और स्वस्थ रहना है। आज भी अब इतने लोग एजुकेटेड हो गए हैं, फिर भी क्या HIV को इतना ज़्यादा बड़ा माना जाता है कि अब अभी भी उसको लोग नॉर्मली नहीं ले पाते हैं अगर पता चलता है तो? इट डिपेंड्स, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि सरकार ने बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। हम जो डिलीवर कर रहे हैं, हम दवाई दे रहे हैं, दवाई से नॉर्मल आयु है, वायरल सप्रेशन है। मुझे लगता है आज तो जो एक्स्ट्रा इन्फेक्शंस होते थे, जिनको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बोलते हैं, उनकी भी मात्रा सीमित हो गई है, वैरायटी भी सीमित हो गई है। जो 5 साल पहले मैं देखती थी, आज उनमें भी कमी आई है, और ये सब एक सकारात्मक दृष्टि है। तो सिद्ध तो ये होता है कि दवाइयों का असर बहुत हो रहा है, इफ़ेक्टिव है, जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन हो रहा है, उनको और ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है लोगों के बीच में। एंड मुझे ऐसे लगता है धीरे धीरे लोगों की इसके प्रति जागरूकता, अवेयरनेस, अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट, वो भी मुझे लगता है सामान्य होती जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है हमारे समाज के लिए अगर ऐसी चीज़ों के लिए लोग बहुत बिल्कुल। सामान्य दृष्टि से अगर इसको देखने लग जाएं, क्योंकि ये भी एक बीमारी ही है। महिला आरक्षण बिल जो है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं सोचती हूँ ये एक मील का पत्थर होगा। आपको लगता है? जी। बिकॉज आप ये सोचिए कि महिला नेतृत्व, महिला सशक्तिकरण, आज आप देखिए मध्य प्रदेश में, ये वो प्रदेश है जहाँ पर बेटियां वंदे भारत चला रही हैं, राफेल उड़ा रही हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है, वो जजेस हैं वहाँ पे। आई थिंक 43% के लगभग है वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन। NGOs हैं, लखपति दीदी है, ड्रोन दीदी है, मैं किस किस का नाम लूँ, जी, है ना। तो हमारे तो प्रदेश में कलेक्टर्स की मात्रा भी महिलाओं में बहुत अच्छी है, 17 या 18 बेटियां हैं जो कलेक्टर्स के पद पर हैं। तो ये दर्शाता है एक बदलता हुआ सिनारियो, जो राजनीतिक और जो प्रशासनिक सिनारियो है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण से एक सकारात्मक दशा भी बदलेगी, और विकसित भारत के ओर हम जो अग्रसर हैं वो हमारी परिकल्पना साकार होगी। बहुत ही अच्छी बात है। UCC बिल जो सरकार लाने का अब सोच रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी एक बेंचमार्क है।
देखिए रीता जी, हम कई वर्ष पहले जानते हैं शाहबानो के साथ क्या हुआ था। जी। अब हम वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है क्रमबद्ध तरीके से, मुझे लगता है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में हर वो क्रांति बदलाव आया है जो अपेक्षित था, जो 60-70 वर्षों से बिल्कुल धरा पर हमें दिखाई नहीं देता था। पर आज अगर औद्योगिकरण हो, आत्मनिर्भरता हो, हमारे आंतरिक और बाहरी सुरक्षा हो, अब अगर महिला को यूसीसी के माध्यम से अडॉप्शन, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, ये सारे विषयों पर भी एक समानता मिले, ये हमारे संविधान की प्रतिबद्धता है, ये हमारे संवैधानिक सिद्धांतों के असूल हैं। और इसके साथ में ये लोकतांत्रिक मूल्यों को भी मुझे लगता है जो नज़रअंदाज हो रहे थे पहले, हम उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तो डे 1 से, जनसंघ से ये प्रतिबद्धता थी और हमने अपना स्टैंड कभी नहीं बदला है। और हम उस स्टैंड के तहत ये जो सेक्सुअल डिस्पैरिटी थी, ये जो लैंगिक बदलाव था, असमानता थी, हम उसको चाहते हैं कि वो ख़त्म हो। हमारी बहनों को ट्रिपल तलाक से राहत मिली है जी। तो जब हम इतने बड़े कदम उठा रहे हैं, और रादर मैं ये कहूँगी कि ये जितने भी कदम उठाए गए हैं, इन सब को सम्मिलित करके एक ही सुर और एक ही आवाज़ निकलती है कि भारत में जो संवैधानिक मूल्य हैं उनकी प्रतिबद्धता है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए तो ये सब कानून आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि उनसे तो इनके लिए अच्छा ही होगा। एक फेयर एंड रिस्पेक्टेड लाइफ हो, बिल्कुल, सम्मानजनक जीवन हो, मूल्यों के साथ हो, उद्देश्य के साथ हो। बिल्कुल सही बात है। और जब देश एक है तो कानून भी सबके लिए समान ही होना चाहिए। लेकिन जब कानून कोई बनता है तो उसे बनाना या पास कराना तो बहुत आसान होता है, पर उसे लागू करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए एक पार्टी के अगर नज़रिए से आप देखती हैं, भारतीय जनता पार्टी की नज़र से देखती हैं, तो उसको लागू करने में क्या कठिनाइयाँ आती हैं और उसको लागू करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए कि वो सबके लिए लागू हो पाए? देखिए, मैं उसको इस तरीके से नहीं देखती हूँ कि कठिनाई है, क्योंकि चैलेंजेस तो हर काम में है। आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो ये जो आप सेटअप करते हैं वो तो चैलेंजेस तो इसमें भी है। सो कोई भी काम अच्छे तरीके से सकारात्मक ऊर्जा से करने जाते हैं, उसके विकल्प, उसके परिणाम वो खुद अच्छे होते हैं, सार्थक होते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे यूसीसी के परिणाम आ रहे हैं जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी सहमति दी है, लगभग 93%, और उसमें एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जो अल्पसंख्यक बहनों का भी है, भाइयों का भी है। तो क्या दर्शाता है ये? बदलते भारत की तस्वीर है। बिल्कुल। जो बहनों को गुमराह किया हुआ था वो अब जानती हैं कि उनके मौलिक अधिकार क्या है। तो जब कोई राजनीतिक दल पारदर्शिता के साथ, संवाद के साथ, और मुझे लगता है मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित अपने बहुत स्पष्ट वक्तव्य रखता है, जनता के समक्ष वो जानकारी देता है, तो ये संवाद अच्छे परिणाम देता है। बिल्कुल सही बात है। एंड भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसा राजनीतिक दल है जो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन काम के मोड में रहता है, जनसंपर्क में रहता है, जमीनी स्तर पर अपने जो संवाद है उसको बिल्कुल कायम और बरकरार रखता है। तो आखिरी व्यक्ति तक जब हमने योजनाओं का लाभ देना है तो मुझे लगता है हमारी तो उद्देश्य पूर्ति उसी से होती है। बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत सही बात बोली है आपने। जो हमारे देश की या प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए और क्या कदम उठाने चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहें? रीता जी, सबसे पहले आप और हम जब बाहर जाते हैं, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में हैं, तो हम और आप सतर्क रहते हैं। ये सतर्कता, ये अवेयरनेस, ये पार्टिसिपेशन हर महिला का होना चाहिए। हर महिला को अपने आप के लिए, खुद के लिए जागरूक होना चाहिए। डूज एंड डोंट्स होने चाहिए। अपने मोबाइल पे, मोबाइल सबके हाथ में रहता है,
मुझे लगता है जो हमारे घर पर काम करने वाली आती हैं उनके पास भी एक साधारण परंतु एक संपर्क सूत्र तो रहता है। तो सबको मालूम होना चाहिए कि इमरजेंसी में किससे हम संपर्क करें, कैसा संपर्क करें। हमें कानूनी अधिकारों से बिल्कुल रूबरू होना चाहिए, हमें अधिकार की को समझना चाहिए और जागरूक होना चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं बोलना चाहूँगी कि हमारी जो जवान बेटियां हैं जब घर के बाहर जाती हैं तो उन्हें भी अपने आसपास, अपने पड़ोस में, अपनी जो यातायात की व्यवस्था है उसमें सतर्क रहना होगा और समझदार रहना होगा। जहाँ हाथ में पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती तो कई बार समाज में भी ऐसे लोग होते हैं जो स्वीकार नहीं कर सकते, तो हमें तो वो डील करना आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और सरकार तो अपने हेल्पलाइंस कर रही है, सरकार विमेन हेल्प डेस्क चालू रखती है, डायल 100 है, 112 है, जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जो महिलाएं वहाँ संपर्क कर सकती हैं, शोषण हो रहा है तो संपर्क कर सकती हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ है तो संपर्क कर सकती हैं। सरकार ने ऐसी बहुत सारी सुविधाएं चालू की है। बिल्कुल, और बहुत अच्छी है, लाभदायक भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और लोग उनका लाभ उठा भी रहे हैं। बिल्कुल। आजकल बहुत देखने में आ रहा है कि जो हमारी युवा लड़कियां हैं बहुत एग्रेशन उनमें आ गया है। कई केसेस आपने भी देखे होंगे, आज के पेपर में भी था एक, जो मध्य प्रदेश का नहीं महाराष्ट्र का केस है, पुणे का, कि उसने अपने मंगेतर को धक्का दे दिया, एक ट्रैकिंग पे गए थे वो सब। ऐसे इंदौर में भी एक केस हुआ था। तो इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं? देखिए, पहली बात तो हमारी जो जीवन शैली है, भारतीय जीवन शैली, हमारी भारतीय परंपराएं, संस्कार, संस्कृति, ये पश्चिम जैसे नहीं है। भारत में नारी अनादिकाल से सशक्त थी, इसलिए अहिल्या देवी थी, इसलिए रानी दुर्गावती थी और अन्य बहुत सारे ऐसे उदाहरण। तो ये महिलाएं भी समाज में नेतृत्व करते हुए इन्होंने भी चैलेंजेस का सामना किया है। परंतु आज क्या हो रहा है कि हम बहुत अल्प समय में चैलेंजेस भी ओवरकम करना चाहते हैं, हम महत्वाकांक्षी भी होना चाहते हैं और हम वेस्टर्न वर्ल्ड को कॉपी भी करना चाहते हैं। तो हम अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। बिल्कुल। सो ये एक गलत पर्सपेक्टिव है। इस पर्सपेक्टिव को मुझे लगता है कि कुछ सामाजिक ऐसे माध्यम होंगे जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बेटियों को या युवाओं को गुमराह करने का एक प्रयास करते हैं। ये मुझे लगता है कि जो ज़रूरत है हमें घर में संवाद की है, कुटुंब प्रबोधन की है। बिल्कुल। माता पिता को अपने बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, बेटों के साथ बैठकर संवाद करने की समय देने की आवश्यकता है और बचपन से करने की आवश्यकता है। ये कोई त्वरित होने वाला परिणाम नहीं है। ये जो संस्कार है ये हम ग्रेजुअली बच्चों में इनकलकेट करते हैं। इसलिए मुझे लगता है जो बच्चे थोड़ा उत्तेजित होते हैं, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है, इम्पेशेंट होते हैं, हमें उनकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। तो वो जब तक हम प्रॉब्लम नहीं समझेंगे हम संवाद नहीं कायम कर पाएंगे। संवाद नहीं होगा तो काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, काउंसलिंग नहीं होगा तो सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है। वानी जी, एक एकल आरोग्य अभियान जो चल रहा है उसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। रीता जी, एकल आरोग्य अभियान के अंतर्गत एकल आरोग्य प्रकल्प है जहां हम ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। हमारा केंद्र बिंदु कार्य का वहाँ महिला रहती है। अच्छा। हम ग्रामीण क्षेत्र में 15 गाँवों की एक इकाई को हम संच के रूप में देखते हैं और एक 12वीं पास समाज से जुड़ी हुई उसी गांव की महिला जो 2 गांवों को अटेंड करेगी उसे हम सेविका के रूप में ट्रेन करते हैं। और बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रही है कि विगत मुझे लगता है 2012 या 15 से जो ये काम मैं देख रही हूँ, आज लगभग 17 प्रदेशों में हमने टेलीमेडिसिन की योजना लागू की है जिसका संचालन सेविका ही करती है। अच्छा। और इस योजना के तहत
हमारे पास बहुत सारे समयदानी डॉक्टर्स हैं पूरे देश में जो अपना समय देते हैं और हमारे टेलीमेडिसिन के ऐप पर जुड़े हुए हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो बहुत गरीब परिवार हैं और शहर तक नहीं आ पाते, हम जो एक स्पेशलिस्ट की कंसल्टेशन होती है उसको हम उसके पास उपलब्ध गांव में करा देते हैं ऐप के द्वारा, सेविका के माध्यम से। बहुत ही बढ़िया। यदि वो गांव का निवासी असम में है और वो कॉल सेविका मेरे पास यहाँ मैं ऑनलाइन हूँ और मेरे पास कॉल आती है ऐप के थ्रू, तो वो सेविका उसे असमीज में अटेंड करती है और ऐप उसे ट्रांसलेट करके मुझे इंग्लिश में देता है। ओके, बहुत और ये जॉन हॉपकिंस यूएसए के द्वारा हमें इसमें ये ऐप डेवलप किया गया था, जिसके तहत 17 प्रदेशों में, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है जी, असम है, उड़ीसा है, बंगाल है, हिमाचल है, साउथ में भी स्टेट्स हैं। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने ये काम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कोविड में किया था शुरू। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मतलब ये तो मुझे एक नई चीज़ जानने के लिए मिली है कि ऐसा भी कुछ एक प्रयास चल रहा है। इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। एंड करेली के पास मिडली है, वहाँ एक प्रकल्प है, कुछ जनजातीय क्षेत्र में, और अब धिंडोरी में भी हम शुरू कर रहे हैं। बहुत प्रशिक्षण चल रहा है हमारा। तो इससे मतलब लगातार लोग अभी जुड़ते ही जा रहे हैं, बिकॉज ये एक मल्टी फंक्शनल प्रोजेक्ट है। देखिए, हम जहाँ न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करते हैं जी, हम औषधि वाटिका और जो न्यूट्रिशन गार्डन होती है, दोनों महिलाओं को बोलते हैं उगाने के लिए अपने घर में। सोख के गड्ढे बनवाते हैं जिससे ग्राउंड वाटर रीजनरेट हो जाता है। तो जहाँ जहाँ किया है वहाँ ग्राउंड वाटर रीजनरेशन तो हुई है, बट वहाँ के वाटर लेवल जो बाकी पॉन्ड्स हैं वहाँ भी ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाते हैं। फिर हम जो गार्बेज डिस्पोजल है हम उसके लिए भी इनको सिखाते हैं गड्ढे बनाना। हम प्रभात फेरियाँ करते हैं, हम सेविकाओं को दीवार लेखन एनकरेज करते हैं, नशा मुक्ति के कार्य करते हैं। ये स्कूल्स जाके जो हैंड हाइजीन है, हैंड वॉशिंग, जी, बाल कैसे क्लीन रखना, विजुअल एक्टिविटी, यानी कि जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट्स होते हैं और जो देख नहीं पाते उनकी आई टेस्टिंग, अभी छिंदवाड़ा के इकाई में एक कैंप ऐसे हमने चालू किया हुआ है, बहुत ही हर्रई में। तो ये बहुत सारे विकल्प हैं जो हमारे चल रहे हैं इसमें। ये तो बहुत ही सराहनीय है कि आप मतलब इतने इंटीरियर में जाके लोगों को, जहाँ डॉक्टर ही नहीं मिलता है, वहाँ जाके आप इतनी सारी बहुत सुदूर इलाके में टेलीमेडिसिन द्वारा उसको कंसल्टेशन मिल जाती है, और यदि हमें रेफर करना है हम रेफर कर देते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही सराहनीय और पैसे बचते हैं। जी बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवार के बहुत बहुत पैसे बचते हैं। जी बिल्कुल, और वो बेसिक चीजें भी सीख रहे हैं। अब जैसे बारिश में स्नेक बाइट्स एंड स्कॉर्पियन बाइट्स का प्रॉब्लम होगा शुरू, तो हम उसके लिए भी काउंसलिंग करते हैं। अच्छा, ओके। और सबसे मुख्य बात कि प्रधानमंत्री जी ने जन औषधि सब जगह उपलब्ध की है। तो ये जो जन औषधि केंद्र है वहाँ से हमारे ग्रामीण भाई बहनों को दवाइयाँ भी मिल जाती हैं, सस्ती शुल्क में मिलती हैं और एक अच्छे माध्यम से मिलती है। ये तो एक बहुत ही अच्छा कार्य है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पा रहे होंगे। बिल्कुल, बहुत जुड़ रहे हैं आपके साथ इस माध्यम से। कोविड के समय में वानी जी आपने बहुत सारे लोगों की सहायता की है, तो उसके बारे में भी हम कुछ जानना चाहेंगे। रीता जी, कोविड तो एक बहुत कठिन समय था। वो यादें आज भी मुझे लगता है स्लीपलेस नाइट्स दे देती हैं। वो दृश्य देखे हैं जहाँ पर सीढ़ियों पर, बेंचेस पर लोग बीमारी को लेकर बहुत परेशान थे। उस समय बहुत लोगों को बेड्स उपलब्ध कराने में, ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में तो मदद की ही थी, पर हमारे खुद के व्यवसाय बंद थे। अब उनका उपयोग मैंने ऐसे किया था कि मैंने उनको वैक्सीनेशन सेंटर में कन्वर्ट कर दिया था। तो सदर में जेके सेलिब्रेशंस में लगभग 45,000 लोगों को उन 4 महीनों में या 5 महीनों में कोविशील्ड और ये वैक्सीन्स उपलब्ध कराई। बट साथ साथ में हम बहुत सारा भोजन वितरण भी करते थे। समाज को से सहायता लेते हुए हम उसमें सहभागी होते थे और रोज़ जो शासकीय कॉलेजेस थे
रेलवे स्टेशंस थे, जो असहाय लोग थे, रिक्शे वाले, कई ऐसे परिवार थे जिनके घर में सब बीमार हैं, बिस्तर से नहीं उठ पा रहे, तो बस वो दरवाज़ा खोल देते थे और हम खाना देते थे। कई ऐसे थे जो अपने सगे संबंधियों के अंतिम संस्कार नहीं कर पाते थे, तो हम उसमें करते थे मदद। कुछ हमारी बेटियां थीं जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई थी औरंगाबाद में, उनके गांव जाकर उनको ये बांधवगढ़ के जंगलों के अंदर आदिवासी समुदाय की बहुत सारी ऐसे विधवा बहनें थी, बेटियां थी, बहुत कम उम्र की, तो उनको भी जाकर मैंने गांव में सहायता दिलवाई थी। उनकी प्रॉब्लम्स थी, कुछ उस वक्त की समस्याएं थी, उनमें मदद की थी। कोविड एक बहुत कठिन समय था, बट हमने बहुत काम किया। बिल्कुल, बहुत ही कठिन समय था, और आपने जो काम किया वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि कोविड के टाइम पे तो कोई थोड़ी सी भी मदद कर रहा था वो बहुत बड़ी लगती थी। आपने तो खैर बहुत अच्छे कार्य किए हैं, बहुत सारे लोगों की मदद की है। G20 के बारे में मैं कुछ आपसे जानना चाहूँगी कि वो क्या, मतलब उसमें आपने क्या किया है, किस तरह से वो चल रहा है? रीता जी, आई थिंक आई वाज द ओनली लेडी जो G20 रिप्रेजेंटेशन में मध्य प्रदेश से गई। कनेक्टिंग ड्रीम फाउंडेशंस का एक फोरम था, लगभग 20 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स थे हरिद्वार में, और मैंने एक टॉक दिया था, फ्रॉम वुमेन एम्प्लॉयमेंट टू एम्पावरमेंट। मैंने झारखंड की महिलाओं का उदाहरण दिया था, एकल आरोग्य की जो सेविकाएं हैं, जो बहुत साधारण, बहुत गरीब परिवारों से थी, और वो आइकन्स बन गई थी अपने गांव में। वो परामर्श की केंद्र बन गई बहुत थी, बड़ी बात है। और लोग उनको इतने आदर और सम्मान से देखना शुरू कर दिए थे कि समस्या सिर्फ स्वास्थ्य से संबंधित नहीं, घर में भी अगर कोई समस्या थी, कोई निर्णय लेने में वो चूक कर रहे थे, तो इन लेडीज़ का वो वहाँ पर सलाह लेते, सलाह मशवरा लेके, तो ये लेडीज़ एक एम्पावरमेंट की सिंबॉलिक आइकन्स थी। और कई तो ऐसी थी जिनको डॉक्टर दीदी बोलना शुरू कर दिया था, साधारण सेविकाएं थी वो जी, बट उन्होंने इतने अच्छे से गांव वालों के प्रति अपना समर्पण और रूढ़िवादी जो विकल्प थे वहाँ पर, उन बेड़ियों को तोड़ने का जो काम किया, तो गांव वालों की इनमें एक आस्था भी हो गई थी। और कईयों को तो पंचायत में चुनावों में गांव वालों ने फोर्स करके सिलेक्ट करवाया। बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए तो ये एक बहुत उत्तम उदाहरण है। बिल्कुल, यही सही उदाहरण है विमेन एम्पावरमेंट। बिल्कुल। हमारे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? मुझे लगता है कि आज के समय में युवाओं का ही तो समय है जी, और ये युवा देश है। और फिर स्वामी विवेकानंद जैसे एक महान गुरु ने कहा था ना कि जो युवा देश है, युवा शक्ति है, वो अपने संस्कारों से, अपने मूल असूलों से जुड़ी रहेगी तो प्रगति करेगी। तो हमारे भी युवाओं के पास अपार क्षमता है, बहुत सारी प्रोबेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ को मुझे लगता है हमें हाथ में लेना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें अपने भविष्य को बहुत सशक्त करना चाहिए, क्योंकि हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, हम विकसित होंगे तो ये विकसित भारत होगा। और मैं एक बहुत ज़रूरी मैसेज जो मैं हर युवा सम्मेलन में या स्कूल में, कॉलेज में देती हूँ, वो ये है कि नशे से दूर रहें। हम रोज़ प्रतिदिन योग करें, अपने मानसिक और शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसके प्रति हम जागरूक हों, और अगर हमें कहीं पर भी नशे का प्रलोभन मिल रहा है उससे हम दूर रहें। नशा मुक्ति के लिए बहुत सारे साधन और माध्यम हैं, और यदि कोई मित्र हमारा या कोई दोस्त या सहेली गलत संगत में आकर ऐसे कहीं किसी आदत में तबीयत ख़राब कर रही है, अपना भविष्य बर्बाद कर रही है, हम उसकी मदद करें। नशा मुक्ति करना बहुत आवश्यक है। नशा हम युवाओं की जो भविष्य को खोखला कर रहा है, दीमक जैसे खा रहा है, इसलिए नशा मुक्ति हमारा एक प्रथम उद्देश्य होना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद वानी जी आपका Thank you कि so आपने much. समय निकाला और हमारे दर्शकों को सबसे अच्छी सीख जो आज आपने दी है वो ये है कि नशे से दूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।